हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, टॉपिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने समझा था कि वह सिस्टम है जो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में बताता है, चाहे वो पार्टिकल 2D स्पेस में हो या फिर 3D स्पेस में हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू हमने जाना था कि यह जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने पढ़ा था कि यह वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। चूंकि इस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अलावा और भी जो दोनों बाकी बचे लॉ हैं वो भी एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा था। हमने पढ़ा था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कि इसमें बॉडी या ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा, और अगर मूव कर रहा होगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। इन दोनों ही स्थितियों में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जीरो था। यानी अगर कोई सिस्टम ऑफ रेफरेंस है, उसके रेफरेंस में अगर कोई दूसरा सिस्टम ऑफ रेफरेंस है या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा। चूंकि ये प्रपोज्ड किया गया था गैलीलियो के द्वारा, इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। ये भी हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ा था। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें हमने देखा था कि इसके अंदर न्यूटन का जो लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता। उसको एप्लीकेबल कराने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है जिसको हम सूडो फोर्स कहते हैं। ओके, सो ये था फर्स्ट लेक्चर के विषय में जो कुछ भी हमने पढ़ा। आज का हमारा नया टॉपिक है और काफ़ी फ्रेश टॉपिक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह सेट ऑफ इक्वेशन होता है जो दो अलग अलग सिस्टम के स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट को रिलेट करता है, जो कि एक दूसरे के संबंध में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि मोशन जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। आप किसी बस में बैठ करके ट्रेवल कर रहे हो, तो आपके लिए उस बस में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होगा, लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से बैठ करके देख रहा है तो वह ऑब्जेक्ट उसके लिए रेस्ट में नहीं, मोशन के स्टेट में होगा। सो वी कैन से इट्स टाइड टू अ पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन बाय ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं किसी चीज को, वह आपके ऑब्जर्वेशन को दर्शाता है। एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर हम कई अलग अलग जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन अलग अलग आ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो सेम ही होगा, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि लॉज जो होंगे उस इवेंट के
यानी किसी ऑब्जेक्ट को बाहर से देखना और बस में बैठ करके देखना, वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। जैसे मैं ट्रेन से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप बाहर चुपचाप खड़े हैं, तो आपके लिए मैं एक सेम स्पीड से आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, अगर वह ट्रेन नॉन एक्सेलरेटेड है और कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रही है तो। और मेरे लिए आप उसी स्पीड में पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा और इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया, या फिर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया। ये मेरा सिस्टम एस है, ये मेरा सिस्टम एस प्राइम है। सिस्टम एस का एस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम एक्सिस। ओके। अब मैं कहूँ कि आप एस हैं और आप एस प्राइम हैं, यहाँ कोई एक लड़का खड़ा है। ओके। आप एस प्राइम है और आप एस हैं। आप कांस्टेंट वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो और ये रिस्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं जो एस है। अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी वी में मूव कर रहे हो आगे की तरफ, तो आपके लिए यह ऑब्जेक्ट उसी कांस्टेंट वेलोसिटी वी से पीछे छूटता हुआ चला जाएगा, या फिर इसके लिए आप उसी कांस्टेंट वेलोसिटी वी से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। लेकिन इसी सेम इवेंट को यह व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है। ये रेस्ट पे है, इसके लिए ये भी रेस्ट पे है। बट आप इसके अपेक्षा में क्या कर रहे हैं, इसके संबंध में क्या कर रहे हैं, अभी वेलोसिटी वी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। यानी इवेंट सेम हुआ, बट इसके लिए यह रेस्ट पे था और इसके लिए यह पीछे छूटता चला जा रहा था, यानी ये मोशन में था। रेस्ट में होते हुए भी ये क्या, ये चल रहा था। ये जो सिस्टम ऑफ रेफरेंस है, ये चल रहा था। किसके रिलेशन में, एस प्राइम के रिलेशन में। बट इन रिलेटिव टू सिस्टम एस, this object or this man was not moving, but the conclusion was same. The laws applied by both the system of reference was identical for this object. And what is identical here? What I want to say that acceleration was zero, and all these system of reference were in inertial frame of reference. Okay. अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो हमारा पार्टिकल है, इसको गायब कर देते हैं, भूल जाते हैं कि ऐसा कोई पार्टिकल था। हमारे पास ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक सिस्टम एस है, दूसरा है एस प्राइम है। एस प्राइम एस को छोड़ते हुए पॉजिटिव वेलोसिटी वी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है। एक चीज एज्यूम करिए, सोच के देखिए, जब ये आगे की तरफ जा रहा है, ये ट्रेन एस प्राइम, ये ट्रेन एस है, तो कोई ना कोई ऐसा क्षण आया होगा कि यह एस प्राइम जो है यहाँ रहा होगा। कोई ये भी क्षण आया होगा कि यह एस प्राइम यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा। ऐसा भी क्षण आया होगा जब ओ और ओ प्राइम, जो सिस्टम एस और एस प्राइम के ओरिजिन है, वो एक दूसरे को ओवरलैप किए होंगे। एज्यूम करिए कि जो दोनों सिस्टम हैं, उनके पास एक ही प्रकार की घड़ी है, जो एक ही समय बताती है। यानी
अगर इसके अंदर घड़ी t इज इक्वल टू 2 बजा रही है तो इसके अंदर की भी घड़ी t प्राइम इज इक्वल टू 2 ही बजाएगी या बताएगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवेंट। मैं इस इवेंट के बारे में क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताऊंगा। जब ये दोनों ओरिजिन आपस में ओवरलैप किए तो चूंकि दोनों के पास सेम घड़ी था, अगर इसका घड़ी t बराबर 0 बता रहा था तो इसके अंदर का भी घड़ी t प्राइम इज इक्वल टू 0 ही बता रहा था। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि t प्राइम के इक्वल है। ठीक है, हमने और एक चीज यहाँ देखा कि y और y प्राइम एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब ये कॉन्साइड हुआ तो y किसके इक्वल हुआ, y प्राइम के इक्वल हुआ। ऐसे ही z प्राइम के इक्वल होगा और x प्राइम के इक्वल होगा, चूंकि ये एक ही लाइन पे है। ओके, चूंकि मैंने यहाँ बात किया इवेंट का, तो एक चीज जान लीजिए कि किसी भी इवेंट को होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, उस इवेंट के होने के पोजीशन, और उस इवेंट के होने के टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई एक इवेंट P हो रहा है सिस्टम S के लिए। यहाँ एक हम कह दें कि यहाँ एक इवेंट P हो रहा है और सिस्टम S के लिए यह इवेंट किस पोजीशन पे हो रहा है, XYZ पोजीशन पे हो रहा है। कितने टाइम पे हो रहा है, T टाइम पे हो रहा है। ओके, यानी कि सिस्टम S से इस इवेंट की दूरी कितनी हो गई, X हो गई। अब हम कहें ठीक है भैया, अब इस प्राइम के लिए यही इवेंट किस पोजीशन पे हो रही है, X प्राइम, Y प्राइम, Z प्राइम पोजीशन पे T प्राइम समय पे हो रही है। यानी इस इवेंट का डिस्टेंस फ्रॉम S प्राइम कितना हो जाएगा, X प्राइम हो जाएगा। हमने एक चीज पढ़ा था कि जो सिस्टम S प्राइम है वो S को छोड़कर पॉजिटिव X डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। कितना टाइम ट्रेवल किया, T टाइम ट्रेवल किया। तो ये जो गैप है ये कितना होगा, ये vt होगा। अब अगर हम इन दोनों के संबंध में, या फिर अगर हम इन दोनों सिस्टम ऑफ रेफरेंस को रिलेट करने की कोशिश करें, तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि x जो है किसके इक्वल है, vt प्लस एक्स प्राइम के इक्वल है। यानी कि यहाँ से अगर हम x प्राइम निकालें तो x प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, vt माइनस एक्स के। x माइनस vt, सॉरी। ओके, y प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, y के, और z प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, z के। अगर हम इसका इन्वर्स देखें तो जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि अब हम रिलेट कर रहे हैं x को x प्राइम से, यहाँ हमने x प्राइम को x से रिलेट किया। अब x को अगर हम x प्राइम से रिलेट करें तो x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, y इज इक्वल टू वाई प्राइम, z प्राइम के इक्वल होगा, और t प्राइम के इक्वल होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ हम जब भी बात करेंगे हम लो वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ हम लो वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि और कोई भी वेलोसिटी हो, लेकिन वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से कम होगी। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी होती है उससे कम होगी। इसलिए हम यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे लो वेलोसिटी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हाइपोथेसिस ऑफ एथर माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और टाइम डिलेशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेकर के वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय।